नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने उसमें सही तरीके से इन्वेस्ट कर दिया तो आपके फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेट्स से कि आपके बच्चे हैं तो उनकी शादी के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, ये सब बहुत सीरियस जिम्मेदारी होती है कोई भी बंदे की, खास करके मिडिल क्लास लोगों की। तो ये स्टॉक में अगर आपने 10-15 साल तक अगर इन्वेस्ट कर दिया अच्छी तरह से, तो आपकी एक बहुत बड़ी वेल्थ बन जाएगी और आपके फ्यूचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ऑटोमेटेड उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। ये स्टॉक है CDSL, ठीक है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं बोलता हूं कि 10 साल 15 साल, तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? सही में वेल्थ बनाने के लिए आपको 8-10 साल से ज्यादा तो वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक बिजनेस होता है उसको एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाने के लिए उसके पास 10 साल का हमें टाइम देना चाहिए। आजकल जो मार्केट में हो रहा है 1 साल 2 साल, मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि आप अगर सीरियस हो, आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि जिससे आने वाली आपकी लाइफ या तो आने वाली जनरेशन की जो आपकी जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाए, या तो आपका खुद का रिटायरमेंट लाइफ है वो बहुत अच्छा चला जाए, तो आपको अपनी लाइफ के 10-12 साल देने पड़ेंगे कुछ अच्छे स्टॉक्स में। ठीक है, शुरुआत करते हैं, कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। CDSL एक डिपोजिटरी है। हमारे पास इंडिया में 2 डिपोजिटरी है, एक है NSDL और एक है CDSL। ज्यादातर टेक्निकलिटी में कोई फर्क नहीं है और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने CDSL को क्यों चुना और डिपोजिटरी क्या होता है। जब हम स्टॉक ब्रोकर के यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करा दे, डीमेट अकाउंट, तो जो भी हमारे जो स्टॉक है वो स्टोर होते ही एक डिपोजिटरी में। ठीक है, सोचो अगर ये डिपोजिटरी ना होती तो हम ब्रोकर पे कैसे भरोसा कर लेते? इस तरह से तो मार्केट में काफी सारे ब्रोकर्स हैं, हम भरोसा नहीं कर सकते। और पहले तो ये स्टॉक स्टोर करने में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। फिर गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेट निकाला कि डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज, मतलब उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो बीच में ऐसे एक एजेंसी की जरूरत आन पड़ी कि सब कुछ ये स्टोर करे, डीमटेरियलाइज करे, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करे। तो कहीं ना कहीं ब्रोकर्स वगैरह इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। आपका जो डीमेट अकाउंट ओपन होता है तो इनमें से कोई डिपोजिटरी में डीमेट अकाउंट ओपन होता है। मतलब आपको अपने ब्रोकर अकाउंट में स्टॉक दिखते हैं पर हालांकि वो स्टोर कहीं और होते हैं, आपको बचाने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो डिपोजिटरी का बहुत बेसिक मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि डिपोजिटरी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, टेक्निकलिटी भी हम कुछ स्टडी करते हैं। दूसरा, जो CDSL है उसको अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए BSE ने उसको प्रमोट किया था। ठीक है, और ये BSE के साथ ज्यादा काम करती है और ये वाली NSE के साथ ज्यादा काम करती है। हालांकि बाद में तो काफी सारा इंटर एक्सचेंज ट्रांसफर होता रहता है, अपने को ऊपर से भी पता भी नहीं चलेगा कि हमारा स्टॉक कहां पे स्टोर है, बट ये सिर्फ बताने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डिपोजिटरी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्या इसके बिना हम चल नहीं सकते? तो सबसे पहले तो रिस्क, जो ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर होते हो, उनका ये रिस्क बिल्कुल नलीफाई कर देती है। अगेन, क्योंकि हम ब्रोकर पे तो इतना विश्वास कर नहीं सकते। दूसरा, जो मटेरियल पहले, पता है पहले के जमाने में शेयर सर्टिफिकेट आते थे, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता था। गवर्नमेंट को अपने को पता ना चले कि मार्केट में कितने शेयर घूम रहे हैं, किसके पास शेयर है। तो उसको डिजिटल फॉर्म में लाया जाए तो ट्रेडिंग भी जल्दी हो सकती है, बाइंग सेलिंग भी जल्दी हो सकती है, काफी सारी फैसिलिटीज मिल सकती है। ठीक है, ओ जो काफी सारे जो ये स्टॉक लिस्ट होते हैं उनका जो कॉर्पोरेट एक्शंस का काम होता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, ऑनलाइन मीटिंग बुलवानी है, वोटिंग करवाना है, शेयर होल्डर के पास है, तो ये सब कॉर्पोरेट एक्शंस का काम फैसिलिटेट कौन करता है? डिपोजिटरी। ठीक है, इसके लिए हमें डिपोजिटरी की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना तो मार्केट चल नहीं सकता। तो मेजर बेसिक कौन कौन से फंक्शन है? तो जैसे कि डीमटेरियलाइज, फिर किसी को रीमटेरियलाइज करना है, कुछ शेयर आपको फिर से सर्टिफिकेट में लाना है, इन्वेस्टर्स के अकाउंट, मार्केट के ट्रांजेक्शन को सेटल करो, ऑफ मार्केट ट्रांसफर करना है,
इंटर डिपोजिटरी ट्रांसफर बोला था ना मैंने, दोनों डिपोजिटरी में भी एक्सचेंज होते रहते हैं। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन पता है ना, जैसा बैंक अकाउंट में होता है। और ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। कोई भी आप जैसे रिलायंस की वेबसाइट पे जाओगे, एचडीएफसी की वेबसाइट पे जाओगे, तो वहां पे लिखा होगा कि रजिस्ट्रार एजेंट कौन है, आपको शेयर के बारे में, आपके शेयर सर्टिफिकेट के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कांटेक्ट करो। तो वो सब किन के साथ काम करते हैं? डिपोजिटरी के साथ। धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें वो लोग करते हैं। दूसरा, कई बार जो प्रमोटर फाउंडर होते हैं वो शेयर प्लेज करते हैं, ठीक है, इसके सामने पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं। तो प्लेजिंग वगैरह कौन करता है, फैसिलिटेट कौन करता है? डिपोजिटरी करती है। ऑटोमेटिक डिलीवरी आउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो शेयर होल्डर को देने हैं वो कंसोलिडेटेड आपका एक्चुअली है ना। आप इन लोगों की वेबसाइट पे जाके कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो अलग अलग एसएमएस अलर्ट्स आने लगे, राइट, आपको, आप जो भी ट्रेडिंग करो, जो भी आप इन्वेस्ट करो, आईपीओ वगैरह आता है, देखो आईपीओ वगैरह कौन, ये सब नए शेयर का लिस्टिंग होना, उस शेयर को बीएसई एनएसई में डालना, काफी सारी चीजें ये डिपोजिटरीज करती है। डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब कुछ डिपोजिटरीज के हाथ में होता है। काफी सारी सर्विसेज ये लोग फैसिलिटेट करते हैं। अब मार्केट शेयर देख लेते हैं। तो सीडीएसएल ने 58% के आसपास मार्केट कैप्चर कर लिया है, हालांकि एनएसडीएल का 42% है। मतलब जो हमारा वाला स्टॉक है सीएसडीएल, उसका मार्केट डोमिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये एक चार्ट है जो बता रहा है कि 2007 से लेके करीबन अभी जो 21 चल रहा है, पर मेरे पास डेटा 2020 तक का ही है, किस तरह से डीमेट अकाउंट होल्डर में वृद्धि आई, देखो इंडिया में। और ये जो डार्क कलर है वो एनएसडीएल का है और लाइट कलर सीडीएसएल का है। तो ये अभी डोमिनेट करने लगी है, समझ रहे हो। तो जो प्रगति हो रही है अपने कंट्री में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सीडीएसएल का, इन टर्म्स ऑफ कि कितने डीमेट अकाउंट वो मैनेज कर रहे हैं। अब बात आती है कि मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट तो किया, पर ये डिपोजिटरी का रेवेन्यू कहां से आता है? तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है एनुअल इश्यूअर चार्जेस। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो कंपनी लिस्ट होती है ना, तो लिस्ट होके ये सब सर्विसेज बाद में कौन प्रोवाइड करता है? डिपोजिटरी, सीडीएसएल, एनएसडीएल। तो उसके लिए उनको मेंटेनेंस चार्जिंग पे करना पड़ता है। और देखो वही चार्जिंग 35% रेवेन्यू ऐसे बैठे बैठे आ रहा है। ये कभी बंद नहीं होने वाला है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है, राइट। आता रहेगा मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हम इन्वेस्ट करते हैं, काफी सारा उसमें पता है ना, सेबी इतना चार्ज लेती है, ये इतना चार्ज लेता है। तो काफी सारे ट्रांजैक्शन के चार्जेस ये सीडीएसएल वगैरह को भी जाते हैं, ठीक है। दूसरा है केवाईसी, क्योंकि हर एक डीमेट अकाउंट को केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है, तो इनके पास डेटा है बहुत सारा। फिर ये केवाईसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग रीजंस के लिए, तो उसका भी वो चार्ज करते हैं। तो 17% रेवेन्यू वहां से आ रहा है। आईपीओ है, कोई भी और कॉर्पोरेट एक्शन को फैसिलिटेट करना, ई केस वगैरह, ई वोटिंग चार्जेस और दूसरे मिसलेनियस। पर आप देखो कि ये जो एनुअल इश्यूड चार्जेस है, मतलब जो लिस्टिंग, जो स्टॉक आते हैं, उसका जो पैसा मिलता है वो तो एकदम, ये कभी बंद ही नहीं होने वाला है। और मार्केट में जो भी ट्रेडिंग लोग आगे, इतने सारे लोग ट्रेड करते हैं, इतने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसकी वजह से इनका ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो मतलब 35% रेवेन्यू और करीबन 20%, मतलब कम से कम 55% रेवेन्यू तो इतना सॉलिड आएगा, ठीक है। ऑफकोर्स ये मार्केट और मार्केट की साइकिल के ऊपर ही डिपेंड है, पर फिर भी मैं ये बात कर रहा हूं, तो ये बिजनेस बहुत बहुत अच्छा है। थोड़ा बात कर लेते कि एनुअल इश्यू चार्जेस हो क्या होता है। तो जो लिस्टेड कंपनी है उनको वर्क करना पड़ता है एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ, और उसको कुछ चार्जेस देना पड़ता है। वो चार्जेस को बोला जाता है एनुअल इश्यूर चार्जेस। तो इसकी वजह से बाद में ट्रेडिंग वगैरह काफी सारी चीजें फैसिलिटेट होती है। और ये एक मेंटेनेंस चार्ज होता है जो हर एक कंपनियों को देना पड़ता है लिस्टिंग हो जाने के बाद। जब आईपीओ वगैरह आता है उसके बाद की ये प्रोसेस चालू होती है, और यही 35% है। इसको बोला जाता है असेट लाइट मॉडल, ये बिजनेस को। ऐसा क्यों? क्योंकि हैवी मशीनरी में इन्वेस्ट करना नहीं है, हैवी ऑपरेशन चीजों में इन्वेस्ट करना नहीं है, सिर्फ मैनेज करना है सिक्योरिटीज को। तो इसकी वजह से इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। दूसरा ये क्या है बताए, जो भी है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, और कहीं पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
तो वही सबसे बड़ा एक ऑपरेटिंग कॉस्ट या तो बिजनेस कॉस्ट आप बोल लो। उसके अलावा ज्यादा इनके बिजनेस में कोई कॉस्ट है ही नहीं। दूसरा, जीरो डेट वाली कंपनी है और अभी लास्ट कुछ सालों में ही उसने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। मैं अभी आपको उसका ग्राफ बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख लो तो 2020 के आसपास 200 का था ये, और अभी कहा 900 के ऊपर घूम रहा है ये। ठीक है, कोरोना के टाइम पे ये 20 था और कोरोना के टाइम के बाद ये कितने सारे डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन हुए थे, तो इसका भी इम्पैक्ट इसके पास आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फ्यूचर के पोटेंशियल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ नेक्स्ट 10-15 साल की। देखो, जो इंडिया का हाउस होल्ड है ना, कॉमन इंडियन फैमिली, वो अभी भी सबसे ज्यादा पैसा उसने कहाँ पे लगाया हुआ है? हाउस में। बाद में कहाँ पे लगाया? गोल्ड में। बाद में कहाँ पे लगाया? बैंक डिपॉजिट में। और अभी भी करीबन 5% के आसपास ही लोग अभी स्टॉक मार्केट में आए। ये फिगर ऊपर नीचे होता रहता है। और जो डेवलप कंट्री है उसमें 30%, 40%, 45% तक का पेनिट्रेशन होता है कि लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अपना जो इंडिया का दौर है वो अब आने वाला है, और जैसे जैसे आने वाले डिकेड में लोग ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, सीडीएसएल को उतना फायदा होगा, उतना वो रेवेन्यू कमाते जाएगी। यही एक सिंपल और बहुत बड़ा रीजन है कि मैं आज टाइम लेके ये स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। और आप लोग सोचो, आप खुद सोचो कि जो मैं बोल रहा हूं वो कितना वैलिड है। क्योंकि धीरे धीरे हमारी मिडिल क्लास की पैटर्न चेंज हो रही है, धीरे धीरे। और जैसे ही ये इक्विटी में जो करीबन 5% के साथ पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा 10%, 15%, 20%, तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? सीडीएसएल को। ठीक है, तो जहां डीमेट अकाउंट तो आप लोगों ने ओपन किया ही होगा, पर कभी ये भी सोचो कि डीमेट अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है? यस और नो? तो ये जो स्टॉक है, ऐसे मैं आपको स्टॉक बताता रहूंगा। जब भी मार्केट में क्रैश आता है, जब भी मार्केट अननेसेसरी नीचे जाता है, तो धीरे धीरे करके पैसा डालते जाओ उसमें, आपके पास जितनी सहूलियत है उसको। और ये चीज 10-15 सालों तक उसको इन्वेस्ट करके रखो, तो क्या होगा पता है? वो पेड़ की तरह आपकी ऐसी वेल्थ ग्रो होगी कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऑब्जेक्ट आपको मीट करना है तो वो भी हो जाएगा। इसलिए मैं काफी बार बोलता हूँ कि मैं इतना म्यूचुअल फंड को प्रेफरेंस नहीं देता जितना इतनी अच्छी कंपनी होती, इसके ब्यूटीफुल मॉडल्स होते हैं। अगर बिजनेस मॉडल स्टडी करो तो आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। आई होप कि ये मेरे वीडियो से काफी लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा, इसी तरह का मैं कुछ बिजनेस डिस्कशन करता हूँ मेरे वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम, जो मैं हर महीने एक स्टॉक डिस्कस करता हूँ ऐसे अच्छे ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल्स की, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर लो, पैसा तो बनेगा, या तो मेरी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो। आपको 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कोर्सेज आपको फ्री मिल जाएंगे विदाउट एनी चार्जेस। और बाद में यहाँ पे वन स्टॉक करोड़पति है, ऑप्शन स्कूल है, इंट्राडे स्कूल है, सब कुछ आपको मिल जाएगा और बहुत मजा आएगा लर्न करने का, और लाइफ में आप अच्छी तरह से आप ग्रो भी हो सकोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर देना। सीडीएसएल को अच्छी तरह से नोट कर लेना अपने माइंड में, अपने मोबाइल फोन में, अपने कंप्यूटर में। इसको वॉच करते रहना, इसको स्टडी करते रहना और इसमें इन्वेस्ट करते रहना। बाकी मेरे साथ ईमेल और व्हाट्सएप में लॉन्ग टर्म के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।